हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, नीचे सेटिंग का बटन है ना, वहाँ पे जाके आप ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। कई लोगों के लिए बाय डिफ़ॉल्ट शायद इंग्लिश आ रही होगी या कोई और आ रही होगी। ये जो वीडियो है ये हिंदी के अंदर शूट हुई है और बाकी लैंग्वेजेस हमने बाद में अलग से डाली है। तो आपको हो सकता है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर लिप्स सिंक ना दिखाई दे, क्योंकि हो गए ही नहीं सिंक, बट हिंदी के अंदर आपको सिंक दिखाई देगी। हम अपना टैम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मल्टीपल लैंग्वेजेस अब यूट्यूब अलाउ कर रहा है, तो हम डाल रहे हैं ताकि ग्लोबली हम टेस्ट कर सके अपने कंटेंट को। तो सबसे पहली न्यूज़ की तरफ आते हैं भाई। बहुत खतरनाक सीन हो रहा है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करके चले बैंक्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। प्राइवेट बैंक्स के अगर नंबर्स की बात करके चले, नेट इंटरेस्ट इनकम 2.51% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5.87% है, पैट 3.3 है, स्लिपेज 11% के आसपास है। ये नंबर्स डरने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो हाल और बुरा है। नेट इंटरेस्ट इनकम -0.7% है, पैट -6.1% है। और हम ये जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं 2024 के, तो ये खतरनाक है। इसका वन ऑफ द रीजन कहा जा रहा है, मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो इस चक्कर में लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में सेविंग नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, आगे लोन नहीं दे पाएगा और वहाँ से उनकी कमाइयाँ नहीं हो पाएगी। तो मेजर रीजन इसका यही कहा जा रहा है। ओवरऑल सारे मेजर बैंक्स की बात करके चले तो 19 बैंक्स, 39 मेजर बैंक्स में से, जिसमें से HDFC, SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े प्लेयर्स ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन देखा है। अब SBI के MD तो कह रहे हैं कि भाई हम मार्केट क्रैश का वेट कर रहे हैं, मार्केट क्रैश होगी, सिंपल सी बात, मार्केट में करेक्शन आएगा तो लोग वहां से पैसा निकालेंगे, फिर वो FD वगैरह में डालेंगे, बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक के सारे नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। कहानी ये है, बैंक्स के नंबर थोड़े और खराब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले, अगर आप न्यूज़ को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो फेड ने बोला था कि वो शायद अब अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। अगर वहाँ कम होगा तो ग्लोबली भी कम होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। अब रिलायंस की AGM की बात करके चलते हैं तो भाई, बहुत रेयर ऐसा होगा जब शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं रिलायंस के AGM के बाद में, हमको इस बार दिखाई दी है और ये एक पॉजिटिव साइन है। AGM के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1:1 का बोनस इशू डिक्लेयर किया है। बेसिकली 5 सितंबर को शेयर होल्डर मीटिंग होगी और उसके अंदर इसके बारे में अप्रूवल लिया जाएगा। अब बोनस का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में एक शेयर है तो वो 2 शेयर हो जाएंगे, अगर आपके पास 2 शेयर है वो 4 शेयर हो जाएंगे। 1:1 का मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको उतने ही शेयर अलॉट करे जाएंगे जितने आपके पास में है। तो आपके एक तरह से आप कह सकते हो डबल शेयर हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्राइजेस भी डबल हो जाएंगे। मान के चलो 1,000 रुपये पे कोई एक शेयर ऑपरेट कर रहा है और उस कंपनी ने 1:1 का निकाला है ऑफर, दिस मीन्स 500 रुपये के शेयर हो जाएंगे दो, और आपके पास में 2 शेयर हो गए, शेयर की प्राइस 500 रुपये हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आपकी वैल्यू है, सब कुछ सेम रही, बट शेयर्स अफोर्डेबल हो गए, जहाँ शेयर का प्राइस बढ़ा है। अगर अभी के टाइम की बात करके चले तो रिलायंस का शेयर प्राइस 3,000 से ज्यादा है। पिछले 12 महीने में 30% से ज्यादा इनका शेयर प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर रिलायंस कर क्या रहा है, 1:1 मतलब 1500 के आसपास अपना शेयर प्राइसेस ले आएगा। अब देखो, ये 1500 जरूरी नहीं है 1500 आए। कई बार क्या होता है, जो रिजर्व होता है कंपनी के पास में, कंपनी उसको भी यूज करती है। ये समझने की कोशिश करो, शायद थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। आपकी कंपनी है, अब वो मान के चलते शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, अब उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब वो 500 करोड़ के प्रॉफिट का क्या करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बट बिजनेस को उतनी जरूरत ही नहीं है। मान के चलते हैं 300 करोड़ फिर भी बच गया, 200 करोड़ लगा दिया, 300 करोड़ अभी उनके पास रिजर्व में पड़ा है। तो हर एक कंपनी रिजर्व डिक्लेयर करती है फाइनेंशियल के एरिया, मतलब इतना पैसा उनके पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो कुछ कंपनीज उस रिजर्व को यूटिलाइज करती है शेयर्स को बाय बैक करने के लिए। कुछ कंपनीज बोनस के अंदर भी उसको डिल्यूट करने की कोशिश करती है, उसी शेयर्स को, मतलब वो जो पैसा है वो शेयर्स की वैल्यू के अंदर ही डिल्यूट हो जाएगा, मतलब आप ही को फायदा हो जाएगा। आप कह सकते हो EPS बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। बाकी जियो ने जियो ब्रेन भी निकाला है, उनका खुद का AI। अभी के टाइम पे उनकी कंपनी के अंदर इंटरनली ये यूज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं इसको कमर्शियली निकाला जाएगा, जो कि AI होगा, बहुत सारी चीजों को सीमलेसली करने में मदद करेगा। साथ में उन्होंने 100 GB की क्लाउड स्टोरेज भी निकाली है जियो यूजर्स के लिए, जो इनका जियो AI वेलकम ऑफर है उसके तहत, मतलब 100 GB फ्री की स्टोरेज मिलेगी।
अगर आप जियो यूज़र हो तो। अगेन एक अच्छी चीज़ है, कहा जा रहा है दिवाली के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ में जियो ने अपने टीवी की ओएस को भी अपग्रेड किया है। जियो टीवी प्लस कह रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। कहा जा रहा है 100% होम ग्रोन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेट टॉप बॉक्स के अंदर तो डलेगा ही, साथ में एसी, स्मार्ट लाइट, सिक्योरिटी कैमरास, बाकी बहुत सारी चीज़ों को जो जियो होम ऐप से कनेक्टेड होगी उसको भी ऑपरेट करने में मदद करेगा। बढ़िया है। अगर रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो वो लग्जरी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर आ रहा है, मतलब लग्जरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचेगा रिलायंस रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर। अगेन अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। साथ में अपने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स निकालने वाले हैं जिसको इन हाउस डेवलप किया गया है, R&D के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया गया है। मतलब ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, रेन्यूएबल इज द फ्यूचर, सबको सोलर पैनल लगाने हैं। रिलायंस को दिखाई दे रहा है कि भाई दिस इज द गेम, रिलायंस इसी के ऊपर फोकस कर रहा है। ये जो पैनल्स हो गए अपने खुद के बिजनेस के लिए भी, रेन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ करेगा, और शायद रिटेल पे भी हो सकता है जियो ऑफर के तहत ये भी फ्री मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा बट क्या पता मिल रहा है। अब इनका कहना है 2024 के एंड में ये मॉड्यूल्स निकालेंगे। सेल एफिशिएंसी को 26% बढ़ा दिया है इन्होंने। मुकेश अंबानी ने बोला है R&D के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 3643 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी साइड पे अगर टाटा मोटर्स की बात करके चले तो वो अब ईवी बैटरीज को चाइनीज कंपनी से लेगी। उनको लगता है कि शायद और बेटर एफिशिएंसी की चीज़ें उनको मिल सकती है और एट स्केल मिल सकती है। अभी रिसेंटली टाटा की बैटरीज के अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, इस डाइवर्सिफिकेशन से उनको फायदा हो सकता है। जो उनकी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उसके अंदर चाइनीज बैटरी ही लगी हुई है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी, क्या करियर आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके प्रोज है, क्या आपके कॉन्स है, तो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि कंप्लीटली फ्री है हमारी वेबसाइट के ऊपर। लिंक तो डिस्क्रिप्शन, आप जाके फ्री में दे सकते हैं उसको। कोई पैसे नहीं है, कोई ईमेल आईडी, कोई नंबर स्टोरेज नहीं कर रहे हम। अगली खबर फोन पे की है, तो उनका आईपीओ आने वाला है। अब उसके ऊपर जो इनके सीईओ है उन्होंने बोला है कि जो 30% का यूपीआई मार्केट कैप का रूल लगाया गया है इसकी वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है और हो सकता है हमारे आईपीओ प्लान्स में दिक्कत आए। तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है। बहुत सारी ऐप्स वाली कंपनीज बोल रही है, गवर्नमेंट ने अभी क्लियर कट नहीं बताया क्या होगा क्या नहीं होगा। कहानी कहाँ जाएगी टाइम बताएगा। बट अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर तो यूपीआई का यही है और ये ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी के टाइम पे मिडिल ईस्ट और सिंगापुर के अंदर तो ऑपरेट कर ही रहे हैं और आने वाले 5 साल के अंदर इनका प्लान है कि भाई यूरोप के अंदर भी छा जाना है। बड़ी चीज़ है। पेमेंट्स की बात करके चले तो जोहो ने भी पेमेंट्स निकाल दिया है। जोहो पेमेंट्स करके जोहो का पूरा इकोसिस्टम है उसी के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर आप इनवॉइस रेज करते हो तो डायरेक्टली अपने क्लाइंट से पैसा ले सकते हो इन्हीं के पेमेंट गेटवे के थ्रू। मेरे को पता नहीं है कमीशन वमीशन क्या लेंगे, बट यूपीआई का भी ऑप्शन होगा, बैंक ट्रांसफ़र भी होगा, कार्ड भी होगा, जो कि एक थोड़ा सा कन्वीनियंस लेके आएगा। बाकी कमीशन ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्सक्रिप्शन ले लो फिक्स, जिसके अंदर सब कुछ देते रहो, और अनलिमिटेड ट्रांजिशन टाइम्स दे दो B2B के लिए खासकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत कम मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं कई कई स्केल के अंदर। तो 1-1.5% देना हर बिजनेस के लिए वायबल नहीं है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करके चले तो 25% स्टेक्स ले लिया उन्होंने लाल स्वीट्स के अंदर 330 करोड़ के अंदर। जो लाल स्वीट्स है उनके पास में अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, जैसे कि बकलावा हो गया, केक टोस हो गया, कुकीज़ हो गए और भी बहुत कुछ। तो मोतीलाल ओसवाल का लगता है कि भाई अब ये कैटेगरी उठती हुई दिखाई देगी। सिंपल सी बात, अभी फेस्टिव सीजन आ गया है ना, तो अभी दिवाली वैली सब आएगा, इसके अंदर ये सब मिठाइयाँ दबा के बिकेगी। इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है मिठाई का चलन थोड़ा कम हो रहा है, बाकी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा मार्केट को कैप्चर करती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरा ओपिनियन है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, क्योंकि केक्स आ गए हैं, बहुत सारे एग्जॉटिक चीज़ें आने लग गई है। जैसे बकलावा भी मान के चलते हैं, वो भी बेकरी आइटम है, बट बकलावा जैसी बहुत सारी अलग अलग आइटम आने लग गई है। पहले दिवाली के अंदर खाली डोडा दिया जाता था या कोई पैसा खर्च करता था काजू की बर्फ़ी देता था, पर आज के टाइम पे लोग प्रॉपर डब्बे बनवाते हैं, गिफ्ट आइटम्स बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होने लग गई है। तो हो सकता है मिठाई का ट्रेंड कम हो, उस लेवल पे ना बढ़े। अगेन मेरा ओपिनियन है। मोतीलाल ओसवाल उल्टा सोचते हैं और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो बहुत सोच समझ के ही इन्होंने डिसाइड किया होगा।
अगर इन्वेस्टर की बात करके चले तो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है वो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप पे पहुंच गई है। पहली नॉन टेक कंपनी है जो 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप को छूती हुई दिखाई दी है। 2024 के अंदर 30% के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, जहां पर S&P 500 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस साल 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करके चले तो उन्होंने नई रिपोर्ट डाली है सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स के खिलाफ। यहाँ पे भी शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए है, त्राही त्राही होती हुई हमको दिखाई दे रही है। इन्होंने एलिगेशंस लगाया है कि अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस करे गए हैं, सैंक्शन का एवेजन किया गया है, बहुत सारे गलत काम किए गए हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 2018 के अंदर नैस्डैक से इसको डीलिस्ट कर दिया गया था। एसईसी ने इनके ऊपर अकाउंटिंग वायलेशन का चार्ज लगाया था। कहा गया था 200 मिलियन डॉलर का इन्होंने कुछ घोटाला टाइप्स किया है। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंप्यूटर प्रोवाइड करती है जो सर्वर्स होते हैं वेबसाइट के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, एआई एप्लीकेशंस के लिए, और इनके जो मेजर कस्टमर्स है वो एनवीडिया, एएमडी और इंटेल है। बट हिंडनबर्ग का कहना है ये अकाउंटिंग फ्रॉड्स के चलते इन्होंने जो बड़ी कंपनीज है इन्होंने छोड़ दिया इनको, तो बहुत सारे बवाल हो सकते हैं। लेट्स सी कहाँ जाती है, क्योंकि हिंडनबर्ग पे उतना भी भरोसा नहीं करना होता है, तो हमने देख लिया है। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने 50 बिलियन डॉलर का शेयर बायबैक अनाउंस किया है। पिछले कुछ टाइम से इनके भी शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए है, और शायद जिस लेवल का ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। मतलब अलग अलग तरीके हैं ना, जैसे हमने एक रिलायंस वाला देखा, बोनस ऑफर कर दो, एक जगह पे हम ये देख रहे हैं, एक जगह पे आप डिबेंचर्स के थ्रू अपने बंदों को दे देते हो। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो भाई वो पैसा रेस करने का प्लान कर रहे हैं। कहा जा रहा है 110 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर अपना नया पैसा रेस करेंगे। लास्ट 30 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी 2023 के स्टार्टिंग के अंदर, जब माइक्रोसॉफ्ट ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। अभी के टाइम पे 2 बिलियन डॉलर का एआर ले आए हैं, तो ठीक है, वैल्यूएशन ओवर हाइप्ड है मेरे हिसाब से, बट कंपनी की विजन के हिसाब से शायद इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, शायद नहीं मिली जाएगी। बाकी मिड जर्नी की बात करके चले तो उनका कहना है अब वो हार्डवेयर बिजनेस के अंदर भी घुसने वाले हैं। 200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है बिना किसी वीसी इन्वेस्टमेंट के, और अब वो हार्डवेयर डेवलपमेंट भी करेंगे। शायद हो सकता है जो अभी 3D डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो उस डायरेक्शन में शायद हार्डवेयर डेवलप करा जाए। जिनको नहीं पता, मिड जर्नी एक एआई सर्विस है जहाँ पर आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं एआई से, खाली प्रॉम्प्ट डाल के, और बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। अब इसके अंदर 3D का ऑप्शन निकालने की भी बातें चल रही थी, शायद उसके लिए हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी एआई इज़ वेरी गुड, मुझे लगता है कि सबको अडॉप्ट करना चाहिए। हम देखो, हम इस वीडियो के अंदर भी देखो मल्टी लैंग कर रहे हैं। अब इंग्लिश के अंदर मुझे थोड़ा सा इशू क्या लग रहा है, इंग्लिश का पेस अलग है। अगर मैं इंग्लिश को प्रॉपर लिप सिंक के साथ में करता तो सही हो जाता, बट कहानी क्या है कि मेरा जो फ्लो है और इंग्लिश का जो फ्लो है वो अलग अलग है। एक सेंटेंस को बोलने में आपको 5 वर्ड्स लगते हैं हिंदी के अंदर, हो सकता है इंग्लिश के अंदर आपको 3 लगे, हो सकता है आपको तमिल के अंदर 7 लगे। तो ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो वो तेज तेज बोल देगा, वो सही लगेगा, बट अगर कम वर्ड्स हो गए तो वो आपको बहुत सारे गैप्स सुनाई देंगे। बाकी एज एन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों की कमेंट थी, उनको मल्टी ट्रैक का ऑप्शन समझ में ही नहीं आया कि भाई आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। बाकी अगर हम मेटा की बात करके चले तो अपना मिक्स रियलिटी डिवाइस बना रहे हैं पफिन के नाम से। अभी अर्ली स्टेज के अंदर है, 2027 के अंदर इसको लॉन्च कर देंगे। अब इनका कहना छोटा होगा, ग्लास फॉर्मेट वाला होगा, और आपको एआर वाले फायदे मिलेंगे, क्वेस्ट से बेटर होगा वेट टाइम्स में, सब में। देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि हमको पहले लगा था कि एप्पल वाले भी ऐसे ही कुछ निकालते हुए दिखाई देंगे, पर उनकी डिवाइस भी बल्कि निकली है। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि एप्पल शायद आगे रिट्रेट नहीं करेगा उस लेवल के ऊपर। मेटा ने भी अपना हाई एंड वाला प्रोडक्ट रोक ही रखा है, उनको समझ में आ गया भाई अडॉप्शन कराना है तो कम प्राइस के अंदर अफोर्डेबल चीज़ें निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो रेबन वाला जुगाड़ था ना वो अच्छा था, उसी के अराउंड अगर मेटा कुछ बिल्ड करता चला जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर चाइना की बात करके चले तो भाई वो बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है। अफ्रीका के अंदर पहली बार उनका लोन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 7 सालों के अंदर। उन्होंने अफ्रीका को 2023 के अंदर 4.61 बिलियन डॉलर का लोन दिया है, और ये 2016 से पहला इंक्रीज दिखाई दे रहा है। और 2023 के अंदर अगर ओवरऑल बात करके चले तो 10% इनके लोन्स है ना वो सोलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको भी बिलीव आ रहा है जो रेन्यूएबल एनर्जी का फोकस होने वाला है उसके ऊपर। बाकी अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। बाकी मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।